नमस्कार बच्चों। अब जो है हम लोग समास में इस क्लास में जो देखेंगे वो है तत्पुरुष। जैसा कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, हमने जो क्लास उसमें लिया था, तो उस क्लास के वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को बहुत ही बारीकी से समझा। काफ़ी आसान तरीके से मैंने उसमें समझाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जो नेक्स्ट समास के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस समास में, वो उसका समास का दूसरा भेद है और वो है तत्पुरुष। ठीक है, तो अव्ययी भाव हम लोग समास को समाप्त कर चुके थे और अब दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। चलिए यहाँ लिखते हैं तत्पुरुषः। ठीक है, ये जो है तत्पुरुष समास है। वास्तव में इस समास को आप ध्यान से देखें तो इसमें कहा जाता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है ना, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। ठीक है ना, इसमें यहां लिखते हैं उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। ठीक है, तत्पुरुषः, ये यहाँ पर इसकी परिभाषा है संस्कृत में। ये देखें तो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः मतलब प्रायः, प्रायेण, इससे पहले प्रायेण का भी प्रयोग होता है। प्रायेण मतलब प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिसमें उत्तर पदार्थ मतलब पद के अर्थ की, उत्तर मतलब जब विग्रह हम करते हैं समास के, जब समस्त पदों को जब हम विग्रह पद में बदलते हैं तो उसमें एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो हमने जो पहले समास देखा था उसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती थी अव्ययी भाव समास में, क्योंकि पूर्व पद उसका अव्यय होता था और इस दृष्टिकोण से वो समस्त पद को अव्यय बनाता था और उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती थी। लेकिन ये इसमें क्या है कि इस तत्पुरुष समास में उत्तर पद की सदा ही प्रधानता होती है, उसी का अर्थ सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। अब इसके तत्पुरुष को वास्तव में इसे यदि देखा जाए तो इसका हम लोग दो तरह से विग्रह कर सकते हैं। एक होता है तस्य पुरुषः। ठीक है ना, तस्य पुरुषः, दो तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं। और दूसरा विग्रह है सह पुरुषः। सह पुरुषः, तस्य पुरुषः देखने से ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद है, ये भी पूर्व पद है, ये भी उत्तर पद है। इन दोनों पदों को देखिए तो ये दोनों पद जो है वो तत्पुरुष की व्याख्या को दर्शाता है। मतलब इस तत्पुरुष समास की व्याख्या को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः, जब समस्त पद बनाएंगे तो यही तत्पुरुषः बनेगा, और सह पुरुषः भी तत्पुरुषः बनेगा। कहने का मतलब है इसलिए तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया। इसके दो भेद मुख्य रूप से हुए, क्योंकि तस्य पुरुषः इसे देखने से यह पता चलता है कि एक पद जो आपका संज्ञा पद है, जो उसका उत्तर पद है वो प्रधान है। ठीक है, और जो पूर्व पद है इसमें भिन्न भिन्न विभक्तियां लगते चलती हैं। ठीक है ना, इसमें अलग अलग विभक्ति, जैसे यहाँ पर षष्ठी लगी है, फिर कहीं इसमें द्वितीया लगेगी, तृतीया लगेगी। मतलब पूर्व पद वाले जो पद होते हैं उसकी विभक्तियों में समानता नहीं होती है, हमेशा ही विभिन्नता रहती है, भिन्नता रहती है। लेकिन हमेशा ही जो उत्तर पद वाला पद होता है इसमें सदा ही जो है प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि इसीलिए जो उत्तर वाला पद है, चूंकि इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई होती है, इसलिए इसे प्रधान कहा गया। मतलब इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, उसी प्रकार से सह पुरुषः में दूसरा इसका, आप यदि इसे दूसरी व्याख्या को देखें तो यहाँ पर एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। सह पुरुषः, वह पुरुष, कैसा पुरुष, वह पुरुष। तो कहने का मतलब है कि दूसरा जो एक पद हुआ
वो समानाधिकरण, दोनों में एक समान विभक्ति लगी हुई है। इसमें प्रथमा है तो इसमें भी प्रथमा है। तो इस तरह से ये समानाधिकरण और ये व्यधिकरण के अंतर्गत आता है। इसको यदि हम लोग और ही स्पष्ट तरीके से देखें तो इसे हम देख सकते हैं, जरा इसे हम हटाते हैं, फिर इसको और हम एक और दूसरे तरीके से देखें। यहाँ लिखते हैं प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानों तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष, ये इसकी सामान्य परिभाषा कही गई कि प्राय जो है उत्तर पदार्थ की जिसमें प्रधानता हो तत्पुरुष समास है। अब इसमें यहाँ हम लोग इसको अब देखते हैं यहाँ से। वास्तव में यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो इस तत्पुरुष को हम लोग दो भेदों में यहाँ देखते हैं, ठीक है। एक हो गया समानाधिकरण, समानाधिकरणम, और दूसरा है व्यधिकरणम, ठीक है। समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये पहला हो गया समानाधिकरण, दूसरा हो गया व्यधिकरण। समानाधिकरण, इसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक पद है समान और इसमें दूसरा संधि पद है अधिकरण। मतलब अधिकरण का मतलब हो गया आधार, समान मतलब बराबर, ठीक है ना। तो अधिकरण से मतलब यहाँ पर हम लोग आधार मतलब विभक्ति का लेते हैं, जिसमें कि एक समान विभक्ति हो। जब हम विग्रह पद करें तो पूर्व वाले में भी और उत्तर पद वाले में, दोनों पदों में जो है प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, मतलब एक समान अधिकरण होना चाहिए, ठीक है। अधिकरण से मतलब यहाँ हमको समझना है विभक्ति। इसको अर्थों को थोड़ा हम लोग अपने तरह से समझें। अधिकरण का मतलब हो गया विभक्ति, और समान मतलब तो समान है ही, बराबर, तो समान विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि चलिए समान विभक्ति वाला देखते हैं क्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, बड़ा ही स्पष्ट उदाहरण है, ठीक है। इसमें एक हमने उदाहरण क्या लिया, कृष्णः सर्पः। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, पहले फिलहाल हम लोग समानाधिकरण को देख लेते हैं। तत्पुरुष के दो भेदों में से पहला जो भेद है वो है समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो कृष्णः सर्पः, सर्प की विशेषता बता रहा है कि सर्प कैसा है। तो सर्प कैसा है, तो कृष्णः, सर्पः कीदृशः अस्ति, कृष्णः अस्ति, सर्प काला है। इसे देखने से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि उत्तर वाला पद विशेष्य है और जो पूर्व वाला पद है वो विशेषण है, ठीक है। मतलब ये जो पद है वो विशेष्य है, ठीक है ना, और ये जो पद है वो विशेषण है, ठीक है। ये इन दोनों पदों की विशेषता है। इसी तरह से दूसरा हम लोग एक ले सकते हैं, सिंहः इव पुरुषः, सिंहः इव पुरुषः। ये उपमान उपमेय है, या चंद्रः इव मुखम, ठीक है। तो इस तरह से आप उदाहरण को देखिए। इन दोनों उदाहरणों को यदि आप देखते हैं ध्यान से तो देखिए कि इसमें सर्पः जो है विशेष पद है और कृष्ण इसका विशेषण है। आपको पता होगा कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, क्योंकि ये जूनियर क्लास की बातें हैं, आपको पता ही होंगी। फिर मैं एक लाइन में एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। सर्प यहाँ पर मतलब
जिस वस्तु की जो कुछ विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है ना, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए, जैसे यहाँ पर सर्प की विशेषता बताई जा रही है कि सर्प कैसा है, तो काला है, तो यहाँ पर सर्प की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर सर्प की विशेषता, इस प्रकार से महान पुरुष, पुरुष कैसा है, तो महान है, ये पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष। तो वही कहा कि जिस वस्तु की जो कुछ भी विशेषता जब बताई जाती है, उसकी खूबियों को बताया जाता है, उसको गुणों को बताया जाता है, तो पद विशेष से होता है। ठीक है, जैसे कि सर्प, कृष्ण सर्प में सर्प की विशेषता बताई गई, महान पुरुष में पुरुष की विशेषता बताई गई, उसकी खूबी बताई गई कि वो पुरुष कैसा है। तो इसमें उससे हम लोग विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य के बारे में जो कुछ खूबियों को, गुणों को बताया जाता है, वो गुण उसके विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि महान पुरुष, महान जो है वो पुरुष का विशेषण हुआ। यहाँ पर सर्प की विशेषता क्या बताई जा रही है कि काला है, तो यहाँ पर कृष्ण शब्द जो है वो विशेषण हुआ। विशेष्य के विषय में जो कुछ भी उसकी विशेषता बताई जाए वो पद विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कृष्ण सर्प का विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ पर उपमान उपमेय है। ठीक है, यहाँ पर सिंह इव पुरुष या पुरुष सिंह इव, पुरुष कैसा है, तो सिंह के समान है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि एक पद उपमेय है और दूसरा पद उपमान है। उस प्रकार से चंद्र इव मुखम, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो मुख जो है उपमेय हुआ और चंद्र इव मुखम, और चंद्र जो है वो उपमान हुआ। ठीक है ना, तो जिसकी जो कुछ उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वो उपमान हो गया, और जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी, तो जैसे कि मुख की उपमा दी जा रही है तो मुख जो है वो उपमेय हो गया। ठीक है ना, जैसे कि हम कहेंगे कि चंद्र इव मुखम। ठीक है, तो चंद्र इव मुखम में मुखम मतलब मुख की जो है उपमा किससे दी गई, चंद्रमा के समान, मतलब उसका मुख जो है वो चंद्रमा की तरह है। मतलब जो कुछ गुण चंद्रमा में मिलता है वही सारे गुण इसके उस व्यक्ति के मुख में है। मतलब मुख की तुलना जो है चंद्रमा के साथ की गई। तो यहाँ पर जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। तो यहाँ पर मुख जो है, मुख जो है वो हो गया आपका उपमेय, उपमेय हो गया, मुख जो है उपमेय हो गया, और चंद्र ये हो गया उपमान, ये हो गया उपमान। तो ये जो दोनों पद देख रहे हैं, चंद्र है मुख में, मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान उसका व्यक्ति का मुख है। तो यहाँ पर चूंकि मुख की विशेषता बताई जा रही है इसलिए मुख जो है उपमेय हो गया, और जिससे उसकी उपमा दी जाए वो उपमान कहलाता है। तो किससे दी जा रही है, चंद्र से दी जा रही है, इसलिए चंद्र क्या हुआ, उपमान हुआ। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, पुरुष उपमेय हो गया, और किसके जैसा है, तो सिंह जैसा है। तो यहाँ पर ये सिंह की तरह उसकी उपमा को, उसकी वीरता को वीर अर्थ में जो है उसकी तुलना की जा रही है कि वह व्यक्ति कैसा है, तो सिंह के समान वो व्यक्ति है। तो सिंह के गुणों को उस पुरुष में दिया गया, बताया गया कि वो जिस प्रकार से सिंह मजबूत होता है, काफ़ी बलवान होता है, उस प्रकार से वह पुरुष भी सिंह की तरह ही बलवान है। तो ये उपमान उपमेय एक हमारे साहित्य की पद्धति है जो दी जाती है। तो कृष्ण सर्प में एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि सर्प में देखिए प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है, इसलिए कृष्ण में भी प्रथमा व्यक्ति है। ये सब पुल्लिंग है, इसलिए कृष्ण को भी पुल्लिंग रखा गया। कहने का तात्पर्य ये होता है कि सर्प और कृष्ण विशेषण और विशेष्य, ये विशेष्य पद हो गया, और ये विशेषण, विशेषण का अपना कोई विभक्ति वचन लिंग नहीं होता, हमेशा वो अपने विशेष्य पर डिपेंड रहता है। जैसा विशेष्य का विभक्ति लिंग वचन होता है, उसी प्रकार से विशेषण भी अपने विभक्ति वचन लिंग को उसमें बदल लेता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रथमा एक वचन में है, तो इसका जो विशेषण है वो भी प्रथमा के एक वचन में हुआ और सदा ही होते रहेगा। विशेषण की यही विशेषता है कि वो अपने विशेष्य के विभक्ति वचनों को लेकर के साथ चलता है।
मतलब जिस विभक्ति वचन लिंग में उसका विशेष्य होगा, उसी विभक्ति वचन लिंग में विशेषण भी होगा। तो इसीलिए दोनों में प्रथमा लगी रहती है, इसमें कोई भी विभक्ति का अंतर इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ भी वही है, पुरुषों में प्रथमा एक वचन तो सिंह में भी प्रथमा एक वचन, उपमान उपमेय में भी वही बात है, क्योंकि दोनों में एक समान धर्म पाए जाते हैं, जो गुण है वे एक समान पाए जाते हैं। यहाँ भी देखिए चंद्र मुखम, मुखम चूंकि नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा के एक वचन में है, मुखम मुखम मुखे मुखानी, ठीक है ना, चूंकि नपुंसकलिंग शब्द है तो ये उपमेय हो गया, इसमें भी प्रथमा एक वचन है, और चंद्र में भी प्रथमा एक वचन है, क्योंकि चंद्र शब्द पुल्लिंग है इसलिए इसको प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग के रूप में इसको रखा गया है। तो ये उपमान है। तो देखेंगे कि दोनों में एक समान विभक्ति पाई जा रही है। तो अब देखिएगा कि दोनों का यहाँ जो समानाधिकरण जो कहा गया, ये समानाधिकरण इसी बात को लेकर कहा गया कि दोनों का जो आधार है, दोनों की जो विभक्ति है वो क्या है, एक समान विभक्ति है। मतलब देखिए समानाधिकरण, अधिकरण मतलब विभक्ति, तो जो विभक्ति इसमें है वही विभक्ति इसमें है, मतलब दोनों की विभक्तियां क्या है, एक समान है, इसलिए इसको समानाधिकरण के अंतर्गत ये सभी उदाहरणों को हमने रखा है। ये भी ये तीसरा हो गया, ये दूसरा उदाहरण है, ये पहला है। तो ये तो तीनों जो आप उदाहरण देखें ये सभी का सभी जो है वो समानाधिकरण का है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता दूं, ये सारे जो गुण आपने देखा, इसी गुण को हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। कर्मधारय, इसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो समानाधिकरण जो आपने सुना नाम, वो वास्तव में कर्मधारय का ही दूसरा नाम है। मतलब वो सारे गुण जो समानाधिकरण में देखने के लिए मिला, वो सभी के सभी गुण कर्मधारय में होता है। मतलब इसी का दूसरा नाम जो है वो कर्मधारय है। मतलब कहने का क्या हुआ कि कर्मधारय में भी एक विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष्य होगा, एक पद उपमेय होगा तो दूसरा पद उपमान होगा। ठीक है, समान गुण, समान विभक्ति, और सबसे बड़ी बात है कि प्रथमा विभक्ति इन दोनों में हमेशा ही लगी रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको समान अधिकरण के अंतर्गत रखा गया, दोनों में एक समान विभक्ति होने के कारण। अब जो हम लोग व्यधिकरण में देखेंगे, वो व्यधिकरण में हम लोग प्रथमा को अब नहीं देखेंगे। प्रथमा का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो समानाधिकरण में ही समाप्त हो गया। अब जो व्यधिकरण में हम लोग देखेंगे वो केवल द्वितीया से शुरू करेंगे, और उसके उदाहरण को भी द्वितीया से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण में यदि इसका विच्छेद करें तो वी जोड़ अधिकरण, वी जोड़ अधिकरण। मैं थोड़ा सा शब्दों को तोड़ देता हूं ताकि अर्थ को समझने में ज्यादा आसानी रहे। विश्व मतलब है विभिन्न, विश्व मतलब है विभिन्न, मतलब भिन्न भिन्न। अधिकरण मतलब विभक्ति, अधिकरण से मतलब है आधार, जो उसमें लगी हुई जो विभक्ति है। तो कहा कि व्यधिकरण समास में क्या होगा, ये दोनों को दोनों समास तत्पुरुष के ही अंतर्गत आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और भी तत्पुरुष के भेद हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों को देख रहे हैं। तो व्यधिकरण में वी जोड़ अधिकरण, मतलब वी से मतलब है विभिन्न, मतलब भिन्न भिन्न क्या हो, विभक्ति हो, अधिकरण हो, दोनों का आधार जो है वो भिन्न भिन्न हो, मतलब एक समान नहीं हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से कि यहाँ आपने देखा कि कृष्ण सर्प, इसमें भी प्रथमा है तो इसमें भी प्रथमा है, तो दोनों में एक समान विभक्ति है। लेकिन व्यधिकरण में ऐसा नहीं मिलेगा। एक में अगर द्वितीया है तो दूसरे में प्रथमा होगा, एक में तृतीया है तो दूसरे में प्रथमा होगा। इस तरह से दोनों पदों की जो विग्रह पदों की जो विभक्तियां हैं वो असमान होगी, एक समान नहीं होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए पहला उदाहरण देखते हैं, ग्रामम गतः। ठीक है, ग्रामम गतः। एक चीज और बता दें, है तो बहुत सारा उदाहरण सूत्र के अनुसार देखिए तो द्वितीया, श्रुता, अतीत, पतित, गता, त्यस्त, पन्नही, ये सारे शब्द हैं जिसके योग में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। मतलब गता शब्द हो गया द्वितीया, गता गत है, अतीत है, पतित है ना, ये सभी शब्द हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एक उदाहरण लूँगा। अगर मैं उतना अगर बहुत सारे उदाहरण को अगर लेते गया तो काफ़ी हमें समय लगेगा इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप केवल इन चीज़ों को, नियम को समझ लें, बाकी उदाहरण की तो कोई सीमा ही नहीं है। उदाहरण तो
पूरा व्याकरण में भरा पड़ा है। फिर जब हम बनाएंगे अलग से, तो मैं चाहता हूं कि जो उदाहरण आपको देंगे फिर आपके टेक्स्ट बुक से हम दें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी लड़े। तो इसलिए अभी केवल आपको मैं समझा दे रहा हूं, फिर बाद में आपको इसका उदाहरण मैं दूंगा, बुक से बनाने के लिए जो टेक्स्ट बुक है उससे दूंगा। तो ग्रामम गतः, तो ग्रामम गतः में ध्यान रखिएगा कि एक पद है ग्रामम, दूसरा पद है गतः। अब समझिए, यहां ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी है, ग्राम है, ग्राम मतलब गांव, ग्राम शब्द है, पुल्लिंग, बालक की तरह इसका रूप चलेगा, बालकः बालको बालकः बालकम। तो इस प्रकार से ग्रामः ग्रामो ग्रामः ग्रामम, द्वितीय के विषय ग्रामम हुआ, गांव को गया हुआ, गतः गांव को गया हुआ। तो यहां जो है ग्रामम में लगी हुई जो द्वितीय विभक्ति है, इसका क्या करेंगे, हम लोप कर देंगे, क्योंकि अब हम समास कर रहे हैं। तो समास से मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपस की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसलिए इसमें लगी हुई जो द्वितीय विभक्ति है, इस द्वितीय विभक्ति का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, इसका हम लोप कर देंगे। और लोप करने के बाद जो उसका मूल शब्द है वो उत्तर वाले पद के साथ मिल जाएगा। तो मिलने के बाद क्या बनेगा, ग्राम गतः, ग्राम गतः। ठीक है, इसमें जो ग्रामम में जो अनुस्वार लगा हुआ था या म हलंत जो लगा हुआ था, वास्तव में अनुस्वार क्या है, वो म हलंत है। मनुस्वार से म जो है अनुस्वार में बदल जाता है, इन दोनों पदों के बीच में संधि है। ठीक है, हमने इसे यहाँ क्या किया कि चूंकि यहाँ तो हमें संधि नहीं करनी, यहाँ तो हम लोग पदों का विभाजन करना है, चूंकि विग्रह करना है, विग्रह कर रहे हैं। तो समस्त पद जब बनाए तो क्या हो गया, ग्राम गतः, ग्रामम की द्वितीय विभक्ति का लोप कर दिए और गतः पद के साथ जोड़ दिए, तो हो गया ग्राम गतः, गांव को गया हुआ। ठीक है, द्वितीय का ये हो गया। इसमें यदि आप चाहें तो और भी देख सकते हैं, कूपम पतितः, है ना, कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। चूंकि गत शब्द, पतित शब्द, आपन्न शब्द, प्राप्त शब्द, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसके योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना, इसलिए यहां भी जो है, अब देखिए पतित शब्द आ गया। पतित शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है, दो विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है, एक तो द्वितीय में और दूसरा पंचमी में भी। जैसे वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, और यहाँ पर क्या है, कुएं में गिरा हुआ। तो पतित के योग में द्वितीय भी होती है और पंचमी भी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर द्वितीय का अर्थ में प्रयोग है। तो यहाँ जब विग्रह करेंगे तो कहते हैं कि कुएं, अर्थ तो लग रहा है क्या, कुएं में गिरा हुआ, तो होना क्या चाहिए था, कूपे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कूपम। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका वो कारक का नियम लागू होता है कि पतित शब्द के योग में हमेशा द्वितीय होती है, तो द्वितीय ही होगी। जब हम लोग कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि वो कारक प्रकरण में पतित शब्द के अर्थ में द्वितीय होती है। तो यहाँ जो है कूपम पतितः, तो कूपम में लगी हुई जो द्वितीय विभक्ति है म हलंत, इसको हटा देंगे, इसका लोप कर देंगे इसको, तो हो जाएगा कूप पतितः। यहाँ पर कूपम का हो जाएगा कूप, यहाँ पतिता है तो हो गया पतितः। ठीक है, कूप पतितः, कुएं में गिरा हुआ। ठीक है, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। अब इसको हटा ही देते हैं, आपने देख लिया है इसे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये द्वितीय का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसमें, ये द्वितीय का हो गया, तृतीय का नखई भिन्न, नखई भिन्न। यहां देखिए नख शब्द है, नाखून से विदीर्ण किया गया, फड़ा हुआ है ना, भिन्न किया हो गया, छिन्न भिन्न कर देना। तो कहता नख से, नखई, मूल शब्द नख है, इसमें तृतीय बहुवचन की विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति का जब लोप करेंगे तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, नख। मूल शब्द क्या हो जाएगा, नख हो जाएगा। और इस नख शब्द का किसके साथ समास होगा, भिन्न शब्द के साथ। तो इसको जोड़ देंगे तो जाएगा नख भिन्ना, नख भिन्ना। सिर्फ समास का जो पूर्व वाला पद में लगी हुई जो विभक्ति है, तो समास करते समय पूर्व पद की विभक्ति का, आपस की विभक्ति का लोप करके दूसरे पदों से जोड़ करके हम
यहाँ समस्त पद बनाते हैं। तो ये समस्त पद जो बना वो क्या बना, नख भिन्नः बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से है विद्यया हीनः, विद्या से जो हीन है नहीं, तो उसमें विद्या में तृतीया लगाएंगे तो विद्यया हो जाएगा। फिर उसको हम मिटाएंगे, एक बार से देख लीजिए, विद्यया हीनः या धनेन हीनः, धन से हीन, धनेन हीनः। यहां देखिए सब में देखिए विद्या शब्द है, तृतीया लगा तो विद्यया हो गया, विद्या से हीन। जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, विद्याहीनः, विद्याहीनः। हमेशा जब समस्त पद बनाएंगे तो केवल मूल पदों को जोड़ेंगे। विद्या, विद्या का रूप लता की तरह चला, लता के तृतीया एक वचन में होता है लतया, उसी तरह से हो गया विद्यया, विद्यया हीन, विद्या से हीन। उस प्रकार से धनेन हीन, धनेन का मूल शब्द धन है, इसमें तृतीया लग गई तो धनेन हो गया। और हीन शब्द के योग में हमेशा तृतीया ही होती है। हीन शब्द है, सदृश शब्द है, ठीक है ना, सम शब्द है, इन ये सभी कुछ ऐसे शब्द हैं, सह शब्द है, इन सभी शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति ही होती है। ये भी कारक के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो धनेन हीन तो हो जाएगा, इसका यदि मूल शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा धनहीन। ठीक है ना, धनहीन। तो ये जो है आप तृतीया तत्पुरुष का इसमें आपने देखा। इसमें जो मुख्य चीज है वो ये है कि सब में देखिएगा कि जो पूर्व वाला पद है, इस पूर्व वाला पद में हमेशा जो है विभक्ति बदलते चली जाती है, लेकिन उत्तर वाले पद में, बाद वाले पद में विभक्ति ज्यों का त्यों प्रथमा का प्रथमा ही लगी हुई रहती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखिए द्वितीया थी तो इधर प्रथमा, यहाँ जब तृतीया का उदाहरण लिए तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति लगी, इसलिए तृतीया तत्पुरुष कहलाया, ये द्वितीया तत्पुरुष कहलाया। ठीक है ना, इसे यदि हम अगर समास के नाम से जाने तो ये द्वितीया तत्पुरुष, चूंकि पूर्व वाले पद में द्वितीया विभक्ति लगी है, द्वितीया विभक्ति लगने के कारण पूर्व पद में ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाया। इसी प्रकार से ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण हो गया, क्योंकि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये तृतीय तत्पुरुष कहलाया। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। इसलिए आपने जो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, ये जो परिभाषा आपने देखा है, इसका यही कारण है कि जो उत्तर वाला पद है वो सदा प्रधान होता है, क्योंकि उत्तर पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति देखिए है, जबकि पूर्व पद में विभक्तियां बदलते चली जा रही हैं। कभी द्वितीया है, कभी तृतीया है, कभी फिर चतुर्थी आएगी, फिर पंचमी आएगी। तो चूंकि उत्तर वाले पद में प्रथमा विभक्ति है और जो प्रथम होता है वही तो प्रधान होता है, जो प्रथम है जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी है उसे ही हम लोग प्रधान मानते हैं, उसी की प्रधानता होती है। मतलब तत्पुरुष समास का जो सारा दारो मदार है वो उत्तर पद पर ही निर्भर रहता है, उसका अर्थ उत्तर पद से ही निकलता है। ठीक है, तो अब हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं। अब समानाधिकरण को हमने हटा दिया, क्योंकि समानाधिकरण का काम समाप्त हो गया है। अब हमें जो है केवल व्यधिकरण का काम अभी चलाना है। तो तीसरा के बाद चलिए अब चतुर्थी में, इसका चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है ना, ये तृतीया तत्पुरुष हो गया। जैसे कि युपाय दारू, युपाय दारू। ठीक है, या पाठाय शाला, पाठाय शाला। ठीक है, इस तरह से अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। युपाय, युप कहते हैं यज्ञ के लिए जो लकड़ियां होती हैं, जो समिधा होती है उसको हम लोग युप कहते हैं। ठीक है, तो युपाय दारू कहता है यज्ञ के लिए जो समिधाएं, दारू मतलब लकड़ी। ठीक है, दारू मतलब कि उसका अन्य अर्थ नहीं लिया जाए, यहाँ दारू से मतलब है लकड़ी का औषध, जो हमें जो समिधाएं दी जाती हैं जब हम यज्ञ हवन करते हैं, तो उस हवन के लिए हम लोग वही कहा कि युपाय, यज्ञ के लिए जो दारू दी गई, जो समिधाएं हमें ला करके दी गई, उससे हम लोग युपाय दारू कहते हैं। उसी प्रकार से पढ़ने के लिए जो घर है, पाठाय, पाठ शब्द है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए जो घर होता है उसे हम लोग पाठशाला कहते हैं। तो यदि यहाँ देखिए तो युपाय दारू में मूल शब्द क्या है, युप है। ठीक है, और उसमें
चतुर्थी विभक्ति लगी है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति लगी है। युप का रूप बाला की तरह चलाइएगा, जैसे बालकाय होता है उस प्रकार से युपाय हो गया। तो मूल शब्द युप हुआ और इसमें लगी हुई जो आय लगा है, चतुर्थी विभक्ति जो लगी है, इससे हम लोप कर देंगे तो युप दारुह। जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, युप दारुह। इस तरह से रूप बनेगा, ठीक है ना। इससे भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना, युप दारुह। इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो युप दारुह हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ के लिए जो लकड़ियां हैं। पाठायशाला, पाठाय का मूल शब्द पाठ है, इसमें भी देखिए चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो इसके चतुर्थी विभक्ति का हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पाठशाला, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए पांचवा, ये हो गया चतुर्थी तत्पुरुष, ये द्वितीय तत्पुरुष, ये तृतीय तत्पुरुष, और ये दोनों जो उदाहरण है वो चतुर्थी तत्पुरुष का है, चतुर्थी तत्पुरुष का। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको क्लास 10 में जो बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम देते हैं, इसमें आपको कभी भी समास का नाम नहीं पूछा जाता है, केवल आपको समस्त पद और विग्रह पद ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे देखिए, जूनियर क्लास में, क्लास 8 में जो समास पूछा जाता है क्लास 8 में, उसमें जो है समास का नाम पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लें, अगर नाम की भी अगर कहीं आवश्यकता हुई तो नाम भी हम बताएंगे, नाम भी आप लिख सकते हैं। चूँकि जब हम समझ ही रहे हैं तो इसमें नाम क्या छिपाना, नाम को तो जानना उसकी पहचान होती है। बिना किसी के नाम से किसी को हम लोग नहीं पहचान सकते, न उसको बना सकते हैं। तो इसलिए इसको बनाने के लिए नाम भी जानना जरूरी है, उसकी पहचान होना। नाम से चूँकि पहचान होता है शब्दों का, ठीक है, इसलिए समास के नाम को भी जानना बहुत जरूरी है। विग्रह पद और समस्त पद तो हमें बनाना ही है। अब हम लोग पंचमी तत्पुरुष पे चलते हैं। तो पंचमी तत्पुरुष से हो गया वृक्षात, वृक्षात पतितः, ठीक है ना, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, अलगाव के अर्थ में है, वृक्ष वहां से गिरा हुआ, तो वृक्षात पतितः। यहां पर देखिएगा वृक्ष शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति लगी है आत, ठीक है ना, और पतित मतलब गिरा हुआ। जब पंचमी विभक्ति का लोप करेंगे तो इसका मूल शब्द क्या है, वृक्ष का पतित के साथ फिर समास हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, पंचमी का आत का लोप हो गया तो वृक्ष पतितः, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वृक्ष पतितः, ठीक है। इसी तरह से इसमें और हम उदाहरण देख सकते हैं पंचमी का ही, डरने भय के अर्थ में, जैसे सिंहात भीतः या व्याघ्रात भीतः, व्याघ्रात भीतः, डरने के अर्थ में, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति। भित्रार्था नाम भय हेतु, सूत्र है भय और जिससे रक्षा की, जिससे भय होता हो और जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां भी भय के अर्थ में पंचमी हुई है, इसलिए व्याघ्रात। तो व्याघ्रात मूल शब्द क्या है, व्याघ्र, मूल शब्द व्याघ्र है, यही मूल शब्द व्याघ्र है, और उसमें पंचमी विभक्ति लगी आत, ठीक है ना। व्याघ्र का रूप बालक की तरह चलाइएगा और पंचमी एक वचन में हो जाएगा व्याघ्रात भीतः, डरा हुआ, जो बाघ से डरा हुआ है। इसी प्रकार से सर्पात भीतः, सांप से डरा हुआ, सर्प का रूप चलाइएगा सर्पः सर्पौ सर्पाः, पंचमी के एक वचन में से बालका तो ऐसे हो जाएगा सर्पात, सर्प से भीतः भयभीत, डरा हुआ, ठीक है। इस तरह से और भी हम उदाहरण इसे ले सकते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, आत को लोप कर देंगे, आत को हटा देंगे। इसका जो मूल शब्द है वो है व्याघ्र, व्याघ्र का भीतः के साथ समास हो गया तो हो गया व्याघ्र भीतः, व्याघ्र भीतः, व्याघ्र से डरा हुआ। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो ये तो आपको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि भय के अर्थ में है तो इसका जब भी विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में पंचमी लगेगी। जब गिरा हुआ का अर्थ होगा पतित शब्द का तो इसके योग में हमेशा पंचमी होगी। तो इस तरह से कुछ जो उदाहरण है
ये वास्तव में हम उदाहरण देखते हैं, लेकिन साथ साथ इसका अनुशीलन भी जरूरी होता है। अनुशीलन कहने से मतलब है कि अभ्यास। आप किसी भी शास्त्र को या पुस्तकों को यदि बार बार देखते हैं तो इससे आपका शब्द का भंडार बढ़ता है, आपका लिंग का ज्ञान, जैसे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इन सभी शब्दों का ज्ञान जो है वो बड़े बड़े वो शास्त्रों को पढ़ने से, साहित्यों को पढ़ने से ही प्राप्त होता है, नहीं तो फिर उसको आप याद कीजिए, रटिए, यही उपाय होता है। लेकिन उसके लिए कोई खास नियम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ भी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके शब्दों के योग में पंचमी, द्वितीया या तृतीया ये सभी विभक्तियां लगती हैं पूर्व पद में, ठीक है। तो जब अभ्यास करिएगा, जब उसका प्रैक्टिस करिएगा, तो वो सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसलिए मैं अभी बाहरी उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ जितना सारा उदाहरण है उसे मैं खोज के निकालूंगा और उसको आपको एक्सरसाइज में बनवाऊंगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब चलिए ये भी हो गया, इसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं। ये पंचमी तत्पुरुष हो गई। इसके बाद अब चले आइए षष्ठी तत्पुरुष में। अब षष्ठी तत्पुरुष का आप उदाहरण देखिए, से राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः या गंगायाः जलम, या गंगायाः जलम, सूर्यस्य उदयः, सूर्यस्य उदयः, दशरथस्य पुत्रः, रामस्य पुत्रः। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे इसमें। तो यहाँ मैंने 1 2 3 लिया है। देखिए राज्ञः पुरुषः, राज्ञः मूल शब्द राजन, राजा, रजानो, रजानः इसका रूप चलता है, और षष्ठी के एक वचन में हो गया राज्ञः, मतलब राजा का। तो इसमें जो लगी हुई जो षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी विभक्ति का हम लोप करते हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा राजपुरुषः, राजपुरुषः, ठीक है। इसमें हो जाएगा राजपुरुषः। राजन वास्तव में राजन शब्द होता है, तो राजन के नौ का लोप हो जाता है, नहीं तो राजन पुरुषः हो जाता, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर राजपुरुषः मूल शब्द राजन होता है, तो राजन के नौ का लोप होने के बाद राज बचता है, और उस राज को पुरुषः के साथ हम लोग समास करते हैं, तो राजपुरुषः बनता है। इसी प्रकार से गंगायाः जलम, गंगा मूल शब्द है, तो गंगा यहाँ पर मूल शब्द है, और ये गंगा में याह जो है वो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो इसका जलम के साथ समास करेंगे तो इसके आपस की विभक्ति का लोप करेंगे, मतलब याह का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गंगा जलम, गंगा जलम, ठीक है। इसी तरह से सूर्यस्य उदय है, तो सूर्यस्य में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। सूर्य का रूप बालक की तरह, जैसे बालकस्य वैसे हो गया सूर्यस्य, तो हो जाएगा सूर्य उदय, सूर्योदय। यहाँ कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत सारी उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे सूर्यस्य उदय, सूर्य उदय नहीं लिख होगा। कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं कि सूर्य उदय, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक किए हैं बोर्ड में, तो वो क्या करते हैं इस तरह से कर देते हैं सूर्य उदय, ठीक है ना। सूर्योदय को बच्चा क्या करता है सूर्योदय करता है, जबकि ये गलत है, ये उदाहरण गलत है। सूर्य उदय नहीं होगा, क्योंकि जैसे सूर्य का उदय के साथ समास करिएगा तो समास से पहले संधि जो है दौड़ के आ जाती है। जैसे समास में आप दोनों पदों को जोड़ने जाते हैं, मिलाने जाते हैं, समस्त पद बनाने जाते हैं, तो उससे पहले संधि की चर्चा हुई है। संधि का पहले जो है अधिकार क्षेत्र पहले है, समास से पहले संधि का अधिकार क्षेत्र है। जब भी दो पद आपस में मिलते हों और जहाँ पर कि जरूरी है, जहाँ पर लगता है कि नहीं यहाँ पर दोनों पदों के बीच में संधि होनी है, तो वहाँ आपको संधि करना आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अ के बाद उ आ रहा है, तो सूर्य और उदय अलग नहीं होगा, सूर्योदय गुण संधि। जो आप पढ़ें अदेंग गुणः, अ के बाद उ को ओ हो जाता है। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, जो स्वर संधि मैंने पढ़ा है, बड़ा ही विस्तार से मैंने उसमें बताया है आपको स्वर संधि को, तो आप चाहें तो उसे देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा
किस तरह से उसमें समझाया गया, उदाहरण दिया गया है। तो वहाँ मैंने बताया किस तरह से अ के बाद उ को ओ हो गया तो सूर्योदय बन गया, तो इसलिए ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, ये गलत उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे सूर्य उदय समस्त पद बनाते समय करते हैं। तो समस्त पद जब भी आप बनाइए और ऐसा लगता है कि नहीं दोनों स्वर वर्ण है, तो वहाँ पर दोनों स्वर वर्ण जहाँ मिलेंगे तो वहाँ संधि के साथ समास को करना है। समास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन समास करने से पहले यदि संधि लग रही है कि वहाँ पर संधि होनी है तो वहाँ पर संधि पहले करनी है, फिर उसको समस्त पद बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि इससे पूर्व वाला पद में सब में देखिए षष्ठी लगी हुई है और सब उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि उत्तर पद में सब में आपको प्रथमा विभक्ति मिलती चली जाएगी, इसीलिए उत्तर पद की इसमें प्रधानता होती है। पूर्व पद में देखिए सब में विभक्ति बदलते चली जा रही है, लेकिन बाद वाले पद में उत्तर पद में कभी विभक्ति परिवर्तित नहीं हो रही है, प्रथमा की प्रथमा विभक्ति ही रहती है। ठीक है, अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, इसे हटाते हैं। अब हम देखना है सप्तमी तत्पुरुष, है ना। ये 5वां उदाहरण था, 6ठा है सप्तमी तत्पुरुष। तो सप्तमी तत्पुरुष में जो आप उदाहरण लेंगे, जैसे व्याकरणे प्रवीणः अथवा कुशलः, व्याकरण में कुशल। ठीक है, व्याकरणे कुशलः, इसको जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा व्याकरण कुशलः। ठीक है, व्याकरण कुशलः। व्याकरण में सप्तमी एक वचन की विभक्ति लगी हुई है, व्याकरण में कुशल, किसी न किसी में कुशल है, निपुण है। तो जब भी आपको इस तरह के शब्द मिले, कुशल हो, निपुण हो, पटु हो, प्रवीण हो, ये सभी शब्द यदि मिलते हैं तो उससे जो पूर्व वाला पद होगा उसमें एकदम डेफिनेटली आपको सप्तमी विभक्ति होगी ही होगी। इसलिए यदि ये समस्त पद आपको यदि इस तरह से मिलता है कि व्याकरण कुशलः, व्याकरण पटु, व्याकरण प्रवीणः, इस तरह से कोई भी मतलब सब एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, इस तरह यदि मिलता है तो उसमें हमेशा आपको सप्तमी विभक्ति ही लगानी है विग्रह करते समय। ठीक है, उस प्रकार से स्थाल्याम पक्वः, थाली में पका हुआ। कोई ना कोई चीज़ जब पकाते हैं तो उसके लिए एक बर्तन होता है, पात्र होता है, जिसको कि थाली कहते हैं। तो स्थाल्याम पक्वः, थाली में पका हुआ। ठीक है, अक्षेषु सौंडः, ठीक है, जुए में प्रवीण। तो ये सभी जो उदाहरण आप देखते हैं, ये सभी के सभी उदाहरण सप्तमी तत्पुरुष समास का है। चूंकि पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए आपको जो है सप्तमी विभक्ति लगे होने के कारण ये सप्तमी तत्पुरुष इसका नाम पड़ा। चूंकि पूर्व पद में देखिए सप्तमी लगी है, व्याकरणे कुशलः, है ना। इसमें और चाहे तो आप उदाहरण देख सकते हैं, ये नीति निपुणः, नीति निपुणः। तो नीति निपुणः में ये समस्त पद है, इसका यदि आप विग्रह पद करेंगे तो नीतौ, नीति में जो निपुण है तो नीतौ निपुणः। यहां ध्यान देने की बात है कि मूल शब्द क्या है, नीति है। ये समस्त पद जब बना है तो देखिए नीति, और निपुण शब्द अभी मैंने कहा कि नीति में जैसे निपुण है, कुशल है, पटु है, प्रवीण है, ये सभी शब्द यदि बाद में आए तो उसमें आपको क्या लगाना है, सप्तमी विभक्ति आपको लगानी है। तो नीति शब्द आप जो है नीतौ हो गया, सप्तमी लगाइएगा तो मति की तरह चलाइएगा नीति को। ठीक है, तो मतौ होता है सप्तमी के एक वचन में, उसी प्रकार से हो गया नीतौ, तो नीतौ निपुणः। एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें शब्द रूप और धातु रूप का महत्व मैंने बताया था आपको। जो बच्चे उन वीडियो को देखे होंगे, किस किस तरह से शब्द रूप और धातु रूप का हम प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ जरूर देखेंगे। हर जगह देखिए आपको शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कि नीति शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है, और यदि आपको मति शब्द याद नहीं है तो फिर किस तरह से उसमें सप्तमी विभक्ति आप लगाइएगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हम नीति शब्द में यदि सप्तमी विभक्ति लगाएं तो कैसे उसका रूप बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए शब्द रूप को याद रखना बहुत
जरूरी होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दाने वीरः, आप देख सकते हैं दाने वीरः, ये विग्रह पद मैंने दिया है, कहीं कहीं समास पद पहले लिखा जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दाने वीरः, दान में जो वीर है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दान वीरः, दान देने में जो वीर है। तो दान शब्द है सप्तमी एक वचन में, तो दानी हो गया, इधर वीरा हो गया, तो दान वीरा। तो इस प्रकार से अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे। ये सप्तमी व्यक्ति का मैंने इतना सारा उदाहरण दिया, तो इन सबको आप देख सकते हैं। उस प्रकार से मैंने कहा था अक्षेषु सौंडः, अक्षेषु सौंडः, ये अक्षेषु जुए के पासा फेंकने में जो निपुण है, सौंडा मतलब निपुण, जुए खेलने में जो निपुण है उसको हम लोग अक्ष सौंडा कहते हैं, अक्ष सौंडा, ये ड है, अक्ष सौंडा, ठीक है। अक्ष पासा वो कहते हैं जो द्यूत क्रीड़ा में जो पासा फेंके जाते हैं उसमें जो निपुण है, जैसे कि महाभारत में शकुनी पासा फेंकने में बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही चालाक था, इसलिए वो जुए के हर बाजी को जीत जाता था। तो उसको हम लोग अक्ष सौंडा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो द्यूत क्रीड़ा में जो निपुण है, पासा फेंकने में जो निपुण है, उसको अक्षेषु सौंडा, अक्ष सौंडा कहा। तो इस प्रकार से अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण की कमी नहीं है। हाँ, आप इसमें बहुत सारे व्याकरण की पुस्तकें हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, इसके बावजूद फिर मैं भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बुक से आपके उदाहरण को लेकर के मैं यहाँ आपका अभ्यास कराऊंगा। आगे की वीडियो में चाहता हूँ कि पहले आपके नियम को बता दें, आप नियम समझ लें किस तरह से विग्रह पद करते हैं, किस प्रकार से विग्रह पद को समस्त पद बनाते हैं। क्योंकि उदाहरण की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो उदाहरण आपको तो नहीं आ सकता है, या आ भी सकता है ना, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप नियम को जाने रहिएगा तो नया से नया किसी प्रकार का यदि उदाहरण आपको मिलता है तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है तत्पुरुष का ये जो दोनों भेद था, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये दोनों यहाँ कंप्लीट होता है। तत्पुरुष के कुछ एक दो भेद और बचे हुए हैं, उससे भी हम लोग अब देखेंगे, लेकिन चूंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक हमारे इस चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, ताकि बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।